नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजा यूट्यूब चैनल। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, सीरीज ये कहें इसलिए क्योंकि जो सीटेट है, सॉरी सीजीटेट है, जो साल पेपर हम देख रहे थे और साल पेपर में हम प्रारंभ किए हैं वर्तमान में 2012 का जो मॉर्निंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट के जो पार्ट 2 होगा हमारा आज, वो 68 प्रश्न से होगा। 68 प्रश्न जो इंग्लिश का जो चल रहा है, तो उसी में हम देखेंगे 68 का जो प्रश्न है वो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ड कंप्लेंट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या कहता है? चिल्ड्रन कैन बी इनकॉर्गेड टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, बाई प्रोवाइडिंग डियर सर मैम सिंपल opportunities फॉर यूजिंग द लैंग्वेज। यानी कि कह रहे उपरोक्त प्रश्न के अनुसार विकल्प सी, बाई प्रोवाइडिंग डियर सर मैम सिंपल अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर यूजिंग द लैंग्वेज उपयुक्त उत्तर होगा। अन्य विकल्प गलत है, अतः विकल्प सी उपयुक्त उत्तर होगा। क्वेश्चन है हमारा 69, द टू एरियाज ऑफ CCER। तो सतत CCR का जो एरिया है वो क्या है, जिसका जो आंसर होगा वो बी होगा। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार द टू एरियाज ऑफ CCER सोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, अतः विकल्प बी उपयुक्त उत्तर होगा। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट, है ना, अप्रोप्रिएट इसका आंसर वर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वो बी होगा। उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में अप्रोप्रिएट उचित यथार्थ पद होगा। अन्य विकल्प की वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है। करेक्ट सेंटर क्या होगा? सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। फिर क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 71 है, पर्सन वर्किंग टुगेदर इन ए ऑफिस आर कैलेड। तो इसका जो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, आंसर इसका होगा सी। उपरोक्त ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर्सन वर्किंग टुगेदर इन ए ऑफिस के लिए उचित शब्द कोलेगियस यानी कि सहकर्मी होगा। अन्य विकल्प भिन्न यानी भिन्न अर्थ देते हैं, जैसे फ्रेंड का मित्र होगा और कंपेनियंस का साथी होगा। गिवन वन वर्ड्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 72 है, गिवन वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस फॉर्म वर्ड्स selecting from the given alternative on who knowledge everything। तो इसका जो सही विकल्प का जो आंसर है वो है सी है, सी यानी कि ओमनीसेंस्ड। उपरोक्त ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑन हु नॉलेज एवरीथिंग के लिए एक शब्द यानी कि ओमनीसेंस सर्वज्ञान होगा। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, जैसे ओमनीफेंस यानी कि सर्वव्यापी और ओमनीप्रेजेंट यानी कि सर्वभूत परमेश्वर या ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कंप्लेन द फ्लोइंग बाई सेलेक्टिव करेक्ट अल्टरनेटिव फीडबैक इज। जिसका जो सही आंसर होगा वो है बी, पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। यानी कि उपरोक्त प्रश्न के अनुसार फीडबैक इज ए पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः विकल्प भी उपयुक्त यानी कि उत्तर होगा। फिर 74 है, कंटिन्यूअस इज CCE रेफरेंस टू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी, ऑल ऑफ द एबव। क्यों होगा? क्योंकि उपरोक्त प्रश्न के अनुसार कंटिन्यूअस इज CCE रेफरेंस टू रेगुलरली इन असेसमेंट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क। अतः विकल्प डी, ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त होगा, क्योंकि रेगुलरली इन असिस्टमेंट भी होगा और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी होगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क भी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, वन ऑफ दोस इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो
पेरेंट्स होगा, यानी उपरोक्त ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑन ऑफ दोस इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए उचित शब्द पेरेंट्स माता पिता होगा। अन्य विकल्प भिन्न यानी कि अर्थ होते हैं, जैसे मदर में सिर्फ माता होगा, फादर्स में पिता होगा और एक्टर में अभिनेता होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है द प्राइमरी स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर। इसका जो सही आंसर होगा, प्राइमरी स्किल जो होता है उसके बारे में कह रहा है, तो लिस्टेनिंग एंड स्पीकिंग, यानी उपरोक्त प्रश्न के अनुसार द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर लिस्टेनिंग एंड स्पीकिंग। अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः विकल्प डी उपयुक्त उत्तर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 77 है यूज फॉर कीपिंग लाइट मील इज कैलेड, है ना, कैलेड। तो इसका जो सही आंसर होगा उसी टिफिन बॉक्स। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार यूज ऑफ कीपिंग लाइट मील, है ना, मील इज कैलेड, यानी कैलेड टिफिन बॉक्स। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, अतः विकल्प सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है ए टीचर्स एज पर एनसीएफ 2005 इज ए। तो इसका सही आंसर होगा फैसिलिटेटर, है ना। उपयुक्त प्रश्न के अनुसार ए टीचर्स एज पर एनसीएफ 2005 इज ए फैसिलिटेटर। अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे हम इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द टेक्स्ट बुक इज ए। तो टेक्स्ट बुक्स इज ए क्या होगा, ऑल ऑफ द, इसका एबव आंसर होगा, क्योंकि उपरोक्त प्रश्न के अनुसार इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द टेक्स्ट बुक्स इज ए रिसोर्स बुक भी होगा, है ना, और इंस्ट्रूमेंट टूल भी होगा और सिलेबस भी होगा। तीनों हमारे लिए टीचिंग प्रोसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर, लैंग्वेज के कौन से दो हैं उसको देखते हैं। ऊपर प्रश्न के अनुसार द टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर ग्रामर एंड वोकैब्युलरी, है ना। अन्य विकल्प भी सही होगा, यानी कि लैंग्वेज के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आपको ग्रामर और वोकैब्युलरी दोनों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 81 है आई हैव नॉट स्लिप्ड यस्टरडे, है ना। इसका जो सही उत्तर होगा वो है बीन, साइंस, है ना। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में साइंस का प्रयोग होगा, क्योंकि साइंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि यस्टरडे तथा फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है ना। करेक्ट आंसर ये होगा कि आई हैव नॉट स्लेप्ट साइंस यस्टरडे, ठीक है। तो यही इसका यही आंसर होगा। फिर हम देखेंगे 82 का क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इवोल्यूशन should be taken as a। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, मीनिंगफुल प्रोसेस, है ना। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार एनसीएफ 2005 इवोल्यूशन should be taken as a मीनिंगफुल प्रोसेस। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, अतः विकल्प डी सही उत्तर या उपयुक्त उत्तर होगा। फिर बोलता है रेमेडियल टीचिंग इज ए पार्ट ऑफ, है ना, फॉर्मेटिव असिस्टेंट। जो रेमेडियल टीचिंग होता है, बच्चे को जो टीचिंग देते हैं, रेमेडियल टीचिंग यानी कि जो बच्चा साथ में पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद जो कमजोर है, फेल हो गया है, तो उसको एक अलग तरह की शिक्षा दिया जाता है या फिर से उसको क्लास दिया जाता है, उसको सुधार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो उपरोक्त प्रश्न के अनुसार रेमेडियल टीचिंग इज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असिस्टेंट। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, इसलिए विकल्प ए होगा। तो ये होगा हमारा रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, फॉर्मेटिव असिस्टेंट एंड रेमेडियल टीचिंग। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 84 to 19, ये जो रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन है, तो इसको पैसेज को मैं नहीं पढ़ूंगा फिलहाल, क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन पे आते हैं। एनिमल्स लैंग्वेज कैन एक्सप्रेस ओनली, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फीलिंग्स होगा। उपरोक्त पैसेज के भाव के अनुसार एनिमल्स लैंग्वेज कैन एक्सप्रेस फीलिंग्स ओनली। अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 85 फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज स्प्लेंडिड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी है ना, फैंटेस्टिक होगा। उपरोक्त पैसेज के अनुसार फैंटेस्टिक यानी कि शानदार शब्द स्प्लेंडिड उत्कृष्ट के समान या समानार्थी है। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, जैसे कि चीफ मतलब प्रमुख, चीफ मतलब प्रमुख होता है, और वेरिएटरी मतलब विविधता होता है, और इंटरेस्टिंग यानी कि मनोहर होता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे वाइल्ड एनिमल
कैनॉट, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि कम्युनिकेट, है ना। उपयुक्त पैसेज के अनुसार वाइल्ड एनिमल कैनॉट कम्युनिकेट, कम्युनिकेट अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः विकल्प डी उपयुक्त उत्तर होगा। 20 कम्युनिकेशन बाय देयर, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी, डेंस डांस, है ना। 20 कम्युनिकेट बाय देयर, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डांस। उपरोक्त पैसेज के अनुसार 20 कम्युनिकेशन बाय देयर डांस, अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, अतः विकल्प बी उत्तर सही उत्तर होगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच डोज कम्युनिकेट आर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 5। उपरोक्त पैसेज के अनुसार डॉग्स कम्युनिकेट इन 5 वेज, देयर 5 वेज, जैसे दे बार्क, ग्राउल, स्नर्ल, वाइन एंड होल, अतः विकल्प डी सही उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर है 89, है ना। ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट थॉट्स, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, डी वर्ड्स। उपरोक्त पैसेज के अनुसार ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट थॉट वर्ड्स, अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। पेट डॉग्स अंडरस्टैंड द खाली ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन बीइंग, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, सॉरी, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, है ना, टोन्स ऑफ वॉइस। उपरोक्त पैसेज के अनुसार पेट डॉग्स अंडरस्टैंड द टोन्स ऑफ वॉइस ऑफ ह्यूमन बीइंग, अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, तब विकल्प ए सही उत्तर होगा। अब हम इसके जो चौथा भाग है यानी कि गणित में हम आएंगे। तो गणित का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न्स में क्या से क्या अज्ञात होगा, तो ये जो हमारा दिया है क्वेश्चन, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन में जो हो गया था 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6 और 10 + 10 20। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें क्या ज्ञात होगा, तो इसमें हमारा गिनती नहीं होगा, सम और विषम संख्या भी नहीं होंगे, 2 का पहाड़ा निर्माण कर रहा है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसलिए यह 2 का पहाड़ा निर्माण कर रहा है ना। उपयुक्त में से स्पष्ट है कि यह पैटर्न 2 के पहाड़ा का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान होगा। तो 5 का स्थानीय मान जो हमारा होगा वो 100वां होगा। 100वां इसलिए होगा, क्यों 100वां बोल रहे हैं, प्रश्नानुसार संख्या 1362.05, तो 5 को गुणा कर दिए हम 1/100 से, 5 गुणा कर दिए 1/100 बराबर 1 का 5वां भाग होगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी शब्द रहता है उसको हम 100 से गुणा करते हैं, तो अर्थात 5 का स्थानीय मान 100वां होगा। ठीक है, फिर एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो तो वर्ग की भुजा क्या होगा। तो इसका वर्ग का जो भुजा होगा 16 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि माना वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, तो प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित आयत का क्षेत्रफल, है ना। अब आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है a², है ना, a² यानी कि 2 गुणित 16 गुणित 8। ठीक है, 2 गुणित 16 गुणित 8। ठीक है, तो हम a का स्क्वायर मतलब 2 को हम 16 से गुणा करेंगे, 16 को 8 से गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 256 सेंटीमीटर। 256 सेंटीमीटर हमारा ये हो जाएगा। 16 का वर्ग जो होता है 256 सेंटीमीटर होता है। 16 यानी कि 256 का वर्ग होता है 16। ठीक है, 0.4 का 5% है। 0.4 का 5% है, तो क्या है इसका जो सही आंसर होगा वो 0.02 है। प्रश्नानुसार देखिए कैसे बना रहा है इसको, 0.4 का 5% यानी कि 0.4 × 5/100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 से होता है। तो 100 से अगर इसको हम लोग भाग दिए तो 2.0, है ना, 5 से इसका हो गया 5 चौको 20, है ना, तो 2.0 × 100 हो गया, अब बटे 100 बराबर 0.02, इसको काट दिए हम तो। ठीक है, तो इसलिए हमारा उत्तर ये हो जाएगा 0.02। फिर संख्या 0.000529 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल क्या होगा इसका, तो वर्गमूल इसका जो सही आंसर है वो है बी होगा, 0.023 होगा। क्यों होगा देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि संख्या दिया है 0.000259, है ना, तो वर्गमूल हम करेंगे तो वर्गमूल x बराबर वर्गमूल 0.000259, तो ये वर्गमूल अगर हम हटाते हैं तो उसको हम लोग भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद 0.023 हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, नहीं है मतलब गलत की तरफ जाना है हमको, तो यह विद्यार्थियों को समझ देता है।
समझ क्यों ये गलत क्यों है? क्योंकि शिक्षा के बैंकिंग मॉडल से विद्यार्थी में जानकारी और ज्ञान का विकास होता है, ठीक है। साथ ही साथ यह कौशल विकसित करने में सहायक होता है, किंतु विद्यार्थियों को समझ देना इसकी विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता नहीं है। मॉडल विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष मूर्त रूप से दिखाए जाते हैं ना, मॉडल विद्यार्थी प्रत्यक्ष मूर्त रूप से में सामने दिखाए जाते हैं। बच्चों को किसी वस्तु को मॉडल दिखाने से उसकी समझ को विकसित नहीं किया जा सकता। मॉडल दिखा देने से उसकी समझ को हम विकसित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 97। संख्याओं 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 2 एवं 7 हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि 14। माना 2 और 7 का भाज्य संख्या 2 गुणित 7 बराबर 14 है, तो यह संख्या दिए गए संख्याओं में से 14 का भी भाज्य होगा। तो 14 होगा, है ना, ठीक है। इसलिए 14 इसका 2 और 7 का जो भाज्य है 14 होगा, ठीक है। इसी की तरह हम आते हैं, दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई होगी। लंबाई सेंटीमीटर में है। दिए गए घनाभ में के सभी किनारों की लंबाई होगी, तो लंबाई सेंटीमीटर में है। तो जो घन दिया है हमारा, जो इसका बीच वाला भाग है वो 10 दिया है, और साइड वाला है 3 और उधर वाला 6। तो अतः सभी किनारों की लंबाई, है ना, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि 76 होगा। तो सभी किनारों की लंबाई है, लंबाई का जो सूत्र है 4a। लंबाई का जो इसका जो सूत्र है, यानी कि आयत की जो किनारों की लंबाई है, तो 4 है, 4 भाग है हमारा, तो 4 कर दिए। 4 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई होता है, ठीक है। तो लंबाई उसका जो हमारा सूत्र में है 4, 4 भाग है तो 4 कोष्टक में हो गया। 10 हमारा दिया है, उसका लंबाई दिया है 10, और हमारा जो है ये चौड़ाई दिया है 3, और हमारा ऊंचाई दिया है तो 6। तो इसको तीनों को जोड़ दिए हम, 10, 6 और 3 को, तो 19 हो गया। 19 हो गया, और इसको ब्रैकेट हट जाएगा तो गुणा बन जाएगा। गुणा तो 4 गुणित 19, तो 19 चौको 76 होगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 99 है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ग है। यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु होगी। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि 56 होगा। प्रश्नानुसार देखते हैं क्यों 56 कह रहा है कि कक्षा के सभी 40 विद्यार्थियों का आयु का योग, कक्षा के सभी 40 विद्यार्थियों के आयु का योग, यानी कि 40 विद्यार्थियों की आयु का योग क्या है? तो 40 गुणित 15 है ना। तो 40 गुणित 15 कर दिए तो हम क्या हो गया, उसको गुणा कर दिए तो 600 हो गया वर्ष, 600 वर्ष निकल गया। माना कि शिक्षक की आयु x वर्ष है, क्योंकि शिक्षक की आयु निकालना है तो उसको हम x मान लिए। तो प्रश्नानुसार तो 600 प्लस x, भाई टोटल करना है, 600 प्लस शिक्षक की आयु को x कर दिए बटे 40 प्लस 1, 40 प्लस 1, 40 तो विद्यार्थी हैं, एक शिक्षक हो गया, तो 40 प्लस 1 बराबर 16 हो गया, ठीक है। तो इसको भाग देंगे आप 40 प्लस 1 को, तो 41 बटे उसको अगर भाग देंगे 41 को तो 600 तो 16 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 600 प्लस x बराबर 656 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 56 वर्ष होगा, क्योंकि 656 को अगर भाग देते, वो वर्गमूल होता है 656 का, तो 56 का वर्गमूल 656 आएगा, ठीक है। तो अतः शिक्षक की आयु क्या होगा? शिक्षक की आयु कितना होगा? 56 वर्ष होगा, ठीक है। तो हम 600 निकल गया था, 16 656 ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का क्रम सही है? जैसे 100 नंबर का प्रश्न, कौन निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का क्रम सही है? तो क्रम सही देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्रम सही करने के लिए हमको 0 से 100 -100 नहीं होगा, माइनस भी ये हमको देखना है कि कैसे लिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो -500,
500 के बाद -100, -100 के बाद बढ़ते हुए संख्या सामने रहता है, तो -500 यानी कि सबसे कम होगा, फिर -100, 500 के बाद -100 होगा, -100 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 100 आएगा। तो उपरोक्त विकल्पों में से संख्याओं का सही क्रम होगा डी। 101 प्रश्न बोल रहा है कि 101 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, 101 नंबर का जो प्रश्न बोल रहा है वो क्या कह रहा है, 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसमें ऑप्शन होगा इसका डी, यानी कि 9 दिन में। कैसे भाई, कैसे बोला देखते हैं। सूत्र बोल रहा है M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। तो M1 15 दिन, 15 मजदूर हो गए, और D1 हो गए 12 दिन, ठीक है, बराबर कितना दिन हो गए? M2 क्या बोल रहा है, 20 मजदूर। मजदूर कितने हो गए? 20 मजदूर, ठीक है, और गुणित D2 कर दिया, तो 15 और 12, तो 15 और 12 कितना हो गया? एक मिनट, 15 गुणित 12, 15 गुणित 12 180 हो गया, 180 और भागित 20, 180 भागित 20, तो 180 को अपन भाग दे दिए 20 से, तो हमारा आ जाएगा 9 दिन। अतः D2 9 होगा, यानी कि अतः 20 मजदूर उस टंकी को 9 दिन में बराबर पूरा करेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। फिर 102 प्रश्न है 102। एक पैसेंजर ट्रेन बिंदु ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। दूसरे ट्रेन 1 घंटे पश्चात उसी बिंदु ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से निकलती है। दुर्घटना की संभावना है, अतः दुर्घटना की संभावना है अथवा नहीं। तो यहाँ दुर्घटना की संभावना हाँ होगा। जैसे कैसे दुर्घटना की संभावना होगा कि दुर्घटना की संभावना है क्योंकि 4 घंटे बाद तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को टकरा जाएगी। 4 घंटे बाद तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को टकरा जाएगी, वह शर्तें दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक व एक ही दिशा में चलें। अगर दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक में एक ही दिशा में चलें तो वो निश्चित है कि 4 घंटे में टकरा जाएगी, क्योंकि समान दिशा में इसका जो सूत्र है वी आर डी बटे टी। तो वी आर जैसे हमारा जैसे बोल रहा है कि वी आर है ना, वेग है उसका 50 है और -40, तो 40 बटे समय, तो समय हम क्या ले लिए, टी बराबर 40 बटे इसका 50 और 40 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 चौको 40, तो 4 घंटे हो गया, ठीक है, इसलिए संभावना है। फिर है प्रश्न 103। छोटे बच्चों में गणित विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। तो छोटे बच्चों में गणित विचार कैसे हम देंगे? चित्र संकेत ठोस अवस्थाएं से देंगे, संकेत चित्र ठोस अवस्थाएं से देंगे, ठोस अवस्थाएं चित्र संकेत से देंगे, या ठोस वस्तुएं संकेत चित्र से देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ठोस वस्तुएं फिर देंगे, फिर चित्र देंगे, फिर संकेत देंगे। तो छोटे बच्चों में गणित विचार ठोस वस्तुएं चित्र संकेत के क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। बच्चों में गणितीय विचारों का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जो ठोस अनुभवों से शुरू होती है और धीरे धीरे अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ती है। बच्चे पहले ठोस अवस्थाओं के साथ खेलकर उन्हें छूकर समझते हैं, इसके बाद चित्र के माध्यम से अंत में संकेतों और प्रतीकों का उपयोग करके वे जटिल गणितीय विचारों को समझने लगते हैं। आप देखे होंगे कि ठोस क्यों, जब आप बालवाड़ी या आंगनबाड़ी में जाते हैं तो जो अबेकस जो होता है, जियो बोर्ड होता है जिसमें संख्या गिनने वाला होता है, इसे बच्चा जो एक चार्ट टाइप से रहता है, स्लेट टाइप से, उसमें धागा फंसा हुआ रहता है या उसके अंदर जो गोटी दिए होते हैं, चिड़िया बना रहता है, गोटी रहता है, तो उसको बच्चा देख के गिनता है। गिनने के बाद फिर उसको संकेत वाला गिनने के बाद वो क्या करता है, चित्र बनाते हैं, चित्र को काउंट करता है, आप इसमें कितना संख्या, कितना सेब है, कितना अनार है, ऐसे करते हैं। फिर आप संकेत देते हैं कि 1+1 तो कितना होगा, तो ऐसे वो बच्चा आगे बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 104 है, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के प्रश्न क्रमांक 4 है, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के किस मॉडल का प्रयोग करता है? तो मेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है। अब किस मॉडल का कर रहा है? मेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है। अब एक चित्र दे दिया गया है, 6+1, एक वृत्त का चित्र दे दिया है। तो इसका जो बैंक मॉडल है, प्रोग्रामिंग मॉडल है, ज्ञान सृजन है, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान सृजन होगा, क्योंकि बच्चा सीखने का ज्ञान सृजन मॉडल का प्रयोग कर रहा है ना, सृजन मॉडल का प्रयोग कर सकता है, सृजन मॉडल का प्रयोग कर रहा है। छात्र जो है स्वयं
ज्ञान का निर्माण करते हैं और विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ दिए गए चित्र के समीकरणों में बच्चा विभिन्न गणितीय क्रियाओं के माध्यम से एक ही उत्तर 7 प्राप्त कर रहा है, विभिन्न गणितीय अवधारणाओं के माध्यम से, ठीक है, 7 प्राप्त कर रहा है। जैसे देखिए ये जो मॉडल दिया है, जिससे एक दिया है 6 + 1 वो भी 7 होता है, फिर दिया है 3 × 6 3 × 2 तो 3 दूनी 6 + 1 वो भी 7 हो रहा है। फिर ये हो गया 8/2 + 3 तो 8 को अगर हम 2 से भाग दिए तो 4 आएगा, 4 + 3 7 हो गया। तो ज्ञान सृजन कर रहा है वो एक ही उत्तर एक ही है, मतलब संख्या 7 को अलग अलग तरीके से हल करने के लिए यहाँ दिया गया है, ठीक है। बीजगणित सूत्र का अधिगम है, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है तो वह अमूर्तकरण है। बीजगणित जो है, बीजगणित सूत्रों का अधिगम अमूर्तकरण से संबंधित है। गणित की वह शाखा जो संख्याओं के स्थान पर प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग करती है। यह विभिन्न स्थितियों पर लागू होने वाले सामान्य नियमों को बनाने की अनुमति देता है। उदाहरण है द्विघाती समीकरण के लिए सूत्र है, भाई सूत्र इसमें दिया है x बराबर -b प्लस माइनस करनी b² - 4ac/2a, ये इसका सूत्र है। तो बीजगणित सूत्र का अधिगम है तो वह अमूर्त है, ठीक है। अब हम इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 106 की ओर रुख करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यक होती है, क्या आवश्यक होती है? प्रक्रियात्मक ज्ञान, अवधारणा ज्ञान या प्रतिक्रियात्मक एवं अवधारणा ज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, है ना, सी यानी कि प्रतिक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान होगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्न बातों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। भी आयत का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो कुछ जानेंगे तब तो उसके लिए क्या क्या बोले, उसकी आकृति देखना होगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि आयत है कि वर्ग है, ठीक है। और उसकी अवधारणा क्या है, अवधारणा जो है क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, और हल करने की प्रक्रिया ज्ञान, है ना, प्रक्रिया ज्ञान कि भाई लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना, उसका सूत्र है वो, ठीक है। तो प्रक्रिया ज्ञान से सूत्र का उपयोग और क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। केवल अवधारणा ज्ञान से आप क्षेत्रफल की अवधारणा को समझ सकते हैं लेकिन गणना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अवधारणा मिल गया कि आयत है तो आप देख सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, लेकिन अगर उसका जो क्या बोलते हैं प्रक्रिया नहीं जानेंगे तो कैसे आपको अनुवाद निकलेगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। प्रश्न क्रमांक 107 है। अब हम 107 की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा क्या है, 107 है। प्रश्न क्रमांक हमारा 107 है। 107 क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक हमारा 107 है। 107 कहता है कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। बच्चों की आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों के तुलनात्मक प्रवृत्ति की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, बच्चों के विषम ज्ञान में समझ बढ़े, बच्चे कक्षा में नियमित रहें। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है। बी इसलिए है कि बच्चों के तुलनात्मक प्रवृत्ति की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, ठीक है। मूल्यांकन करने से स्कूल जब शिक्षक जो मूल्यांकन करता है तो देखता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कहाँ तक सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, इन सब चीज़ों का जानकारी करें। जैसे कक्षा में बच्चे के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के गुणों की जानकारी प्राप्त होती है, बच्चों के अंदर छिपी विशिष्ट विशेषताओं का पता चलता है, बच्चों में तुलनात्मक परिवर्तन की जानकारी शिक्षक को प्राप्त होता है, शिक्षक और सीखने के बेहतर बनाना है और छात्रों की प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इन सब चीजें इस प्रश्न का उत्तर क्रमांक बी में निहित हैं। अब हम प्रश्न 108 देखते हैं। ये सामान्य गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है। बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षक पद्धति त्रुटिपूर्ण है, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो भाई सामान्य गणित सीखना कठिन क्यों है, तो इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब जिसको हम कल्पना करते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो सामान्य गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। अमूर्तता गणित को कठिन बनाने का एकमात्र कारण नहीं है। गणित को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए छात्रों को मजबूत बुनियादी कौशल, तार्किक सोचने की क्षमता और अभ्यास करने की इच्छा की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्रमांक 109 है। अब हम 109 देखेंगे। 109 देखेंगे। एक डीएड प्रशिक्षणार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चों की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। तो निम्नलिखित त्रुटि देखी हमने, तो त्रुटि क्या देखी, 62 और -48, ठीक है। तो इसका आंसर वो 46 लिखता है, ठीक है। तो बच्चे ने क्या समझने में गलती की,
तो बच्चे ने क्या समझने में गलती की। क्या बोलता है इसमें, इकाई दहाई की समझ नहीं, हासिल संख्या की समझ नहीं, शून्य की समझ नहीं, उधार लेने की समझ नहीं है। ठीक है, उधार लेने की समझ नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। जैसे क्यों होगा डी, बच्चे में उधार लेने की समझ नहीं है, बच्चे ने 48 को 62 से घटाने का प्रयास किया है, बच्चे ने 48 को 62 से घटाने का प्रयास किया है, जो गलत है, क्योंकि 62 में 48 से कम दहाई का अंक 2 है। उधार लेने की प्रक्रिया में हम एक दहाई को अगली इकाई से उधार लेते हैं। बच्चों की अभी उधार लेने की आवश्यकता को समझने और इसका अभ्यास कराने की आवश्यकता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 110 देखेंगे कि संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या है। तो देखिए क्या है, दिया है कि 1 1 2 1 1 2 3 5 8 13, बाकी वो दे दिया है अगला श्रेणी की भाई क्या होगा, अगला संख्या क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि 21 होगा। देखिए क्यों बोल रहा है कि दी गई श्रेणी निम्नवत है, दी गई श्रेणी निम्नवत है। ठीक है, निम्नवत कैसे है कि 0 + 1, देखिए कैसे जोड़ रहा है, जोड़ते जा रहे हैं, जैसे 0 + 1 बराबर 1, फिर 1 + 1 2, और 2 1 + 1 2, फिर एक एक जोड़ते जा रहा है, इसको जोड़ते जा रहा है, फिर 1 + 2 3, फिर 2 + 3, संख्या को जोड़ते जा रहा है दोनों को, 2 + 3 3, फिर बोलता है 3 + 5 5, 3 + 5 5, है ना, 3 2 5 को जोड़ दिया 5, 3 से दो संख्या को जोड़ते जा रहा है, 3 2 3 और 2 5, तो 5 हो गया। फिर संख्या, सामने वाला संख्या है 3 और बगल वाला संख्या है 5, और ये 5 दोनों को जोड़ दिया तो 8 हो गया। अब फिर लास्ट वाला संख्या है 5, अब जो 8 संख्या आया था वो 8, 5 + 8 तो 13 हो गया। अब अगला संख्या क्या आएगा, तो अगला संख्या इसका देखिए लास्ट वाला संख्या कितना है, 5 और 3 कितना है, 8 है, 5 और 3 8, लास्ट वाला संख्या 8 है, और अब 8 और 5 कितना है, 13, तो 8 और + 13 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 21, तो यही उसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 21। प्रत्येक अगली संख्या पीछे की दोनों संख्याओं का योग है, प्रत्येक अगली संख्या पीछे की दोनों संख्याओं का योग है। ठीक है, यही इसका सही उत्तर होगा। अब हम देखेंगे कि अमूर्तता, अब हम देखेंगे कि अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि गणित। गणित क्यों है, यह गणित विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों, कैसे, देखते हैं। अमूर्तता, गणितीय अवधारणा को वास्तविक दुनिया से अलग करके उनका अध्ययन करना। फिर दूसरा है विशिष्टीकरण, यानी कि सामान्य नियमों और सिद्धांतों को विशिष्ट स्थानों पर लागू करना। तीसरा है व्यापीकरण, यानी कि विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकालना। तीनों प्रक्रियाएं गणितीय सोच के आधारभूत तत्व हैं और गणितीय अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न 112, एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखते हैं, तर्क और समझ। ठीक है, एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते, तो वह इसका सही आंसर है सी, यानी कि तर्क और समझ। क्यों भाई, क्यों तर्क और समझ बोल रहे हैं कि एल्गोरिथम का विकास बच्चे में तर्क और समझ के माध्यम से होता है। एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम का विचार बच्चों में तर्क और समझ के माध्यम से होता है, जो उनकी मानसिक गतिविधियों को समझने और समस्याओं का समाधान करने के में मदद करता है। एल्गोरिथम बच्चों को निर्देश का पालन करने और कार्यों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से सोचने या समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक तर्क और समझ विकसित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 113 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है, 5/6 के हर में कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। 5/6 में 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। यानी कि अंश और हर समझिए किसको बोलते हैं, अंश ऊपर जो रहता है उसको अंश कहते हैं, नीचे जो रहता है उसको हर। इसका जो सही उत्तर होगा ए, 1 होगा। जैसे क्यों एक कहता है कि माना भिन्न जो है, इसको भिन्न बोलते हैं, भिन्न 5/6 के हर से x घटाने पर इसका मान x हो जाता है। जैसे अंश कितना दिया है 5 और नीचे क्या दिया है 6 - x बराबर 1। जैसे 5 = 6 - x
है ना, x बराबर 6 माइनस 5, उसी को माइनस कर दिया है, 6 माइनस 5 बराबर 1, यानी कि यही उसका उत्तर होगा। बच्चे में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण से होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर होती है, व्यापीकरण से, या कोई भी नहीं। तो गणित में क्या होता है कि जो चीज़ें हैं मूर्त होता है, यानी कि जो सामने दिखता है, मूर्त के बाद वो पीछे की ओर यानी कि अमूर्तता की ओर बढ़ता है। देखिए क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, बता रहा है कि आंसर जो है बी, बच्चों में गोलाई की अवधारणा मूर्त से अमूर्त तक विकसित होती है। इसका मतलब है कि वे पहले गोल वस्तुओं के साथ भौतिक अनुभव प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे उन वस्तुओं की अमूर्त अवधारणा विकसित करते हैं। कुछ चरण में बच्चे गोलाई की अवधारणा को समझते हैं। स्पर्श और दृष्टि, अगर बच्चा सेब देख लिया गोल है, ऑरेंज देख लिया गोल है, तो गोलाई चीज़ों को कहीं और देखेगा, गेंद देखेगा तो भी बोलेगा ऑरेंज है, तो गोलाई पे फिर उसके गुणों को पहचान करेगा कि आखिर इसका गुण क्या है। गेंद है तो उसका गुण है कि वो फेंकेंगे तो उछलेगा, और ऑरेंज है तो उसको फेंकने से ऑरेंज जो है उसका गुण वो खाने का है। फिर देखेगा तुलना करना, फिर वो तुलना करेगा कि आखिर ये गोलाई किस प्रकार की है, किस लिए है, उसमें इसमें क्या अंतर है। फिर वह अमूर्त अवधारणा व्यक्त करेगा कि नहीं ये गेंद है, इसको हम लोग खेलते हैं, ये ऑरेंज है, इसको हम खाते हैं। ठीक है, तो इससे इसलिए यहाँ पे इसको आंसर लिया है। अब प्रश्न 115 है कि 1 का घात 3 यानी कि 1 का पावर 3 ब्रैकेट 6 माइनस 9 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट 1 यानी कि 1/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसका पावर 2 प्लस करनी 4 के सरलीकरण से निम्नानुसार प्राप्त होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो -5/4 होगा। क्यों होगा देखते हैं इसका कि प्रश्न हमारा दिया है 1 का घात 3 कोष्टक 6 माइनस 9 कोष्टक बंद माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस करनी 4। तो इसको देखिए, एक का घात 3 हो गया है ना, 1 का घात 3 हो गया, ठीक है, तो उसको ब्रैकेट से बाहर ही ले लिए, फिर उसको माइनस कर दिए। 6 में 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -3। -3 इसलिए बचेगा क्योंकि बड़ा संख्या में अगर माइनस है तो बड़ा संख्या का माइनस ही लागू होगा। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा -1/4 है ना, 1/4 तो कितना होगा, 2 का 2 इसका हटिएगा तो 4 प्लस, अगर उसको वर्ग करनी को हटाएंगे तो 4 का वर्ग हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर -3 हो जाएगा, ब्रैकेट हट गया, -3 हो गया -3 -1/4 प्लस 2, तो 4 तिया, इसको 4 को 3 से गुणा कर दिए तो 4 तिया 12 यानी कि -12, फिर -1, फिर 4 दूनी 8, ये हो गया बटे 4 हो गया। तो फिर क्या हो गया, बटे 4 हो गया। तो अगर हम इसको गुणा करें 12 में 8, 12 में -8 हो जाएगा, कितना हो बचेगा, है ना, 12 और 8, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया, और 4 और प्लस 1 है ना, या फिर हम ये कहते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, -13 प्लस 8, तो 13 8 कितना हो गया, 5 हो जाएगा, तो -5/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 116, प्रश्न क्रमांक 116, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रदर्शन नहीं है। नहीं है यानी कि हमको गलत की ओर जाना है, गलत की पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा धागे का टुकड़ा। ठीक है, धागे का टुकड़ा, जैसे क्यों धागे का टुकड़ा बोल रहा है कि आयतन की अवधारणा सीखने के लिए, आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रदर्शन, है ना, आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रदर्श एक गेंद, एक लोहे की पेटी और पानी की टंकी आदि है। आयतन से तात्पर्य किसी पदार्थ या वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई से होता है, जबकि धागे का टुकड़ा इस प्रादर्श के लिए ठीक नहीं बैठता है। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। फिर बोलता है प्रश्न 117, प्रश्न क्रमांक 117, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये, है ना, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5 रुपये की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है, तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि कोई एक व्यक्ति है, किसी से लेता है कि 1500 रुपये मेरे को दे दीजिए साहब, मैं 5% ब्याज में आपसे ले रहा हूँ, मैं उसका 5% ब्याज दूंगा और उसको मैं 4 वर्ष के बाद आपको वो पैसा को लौटाऊंगा, तो 4 वर्ष के पश्चात तो कितना पैसा, है ना, या फिर कितने प्रतिशत लाभ होगा उसको, 1500 का 4 साल बाद 5% में कितना प्रतिशत
लाभ होगा। तो देखते हैं क्या बोलता है, इसका जो सही आंसर होगा वो बता रहा है सही आंसर इसका 20%। देखिए कि प्रश्नानुसार महाजन के लिए मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन महाजन के लिए क्या है, इसका मूलधन कितना है, 1500 रुपये है। उन्होंने 1500 रुपये दिया और दर कितना है उसका, किस दर में दिया है उसको, तो 5% के दर में दिया है। और समय कितना के लिए दिया है, तो 4 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो है ना, साधारण ब्याज का जो सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज का साधारण सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो जो महाजन का जो मूलधन था वो कितना था, 1500 रुपये था, और उसका जो है ना मूलधन का जो मूलधन का जो दर था वो कितना था, मूलधन था उसका 1500 रुपये, और उसका जो दर था क्या रेट में दे रहा है ना, तो वो रेट दे रहा है वो 5 रुपये में, मतलब 5% के रेट से दे रहा है। समय के लिए कितना दे रहा है, 4 वर्ष के लिए दे रहे हैं। तो 1500 गुणित 4 बटे 1500 गुणित 4 गुणित 5 होगा। फिर इसको हम बटे में 100 में दे देंगे। तो इसको हम अगर काटते हैं तो कैसे होगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, जीरो पूरे दोनों 0 कट जाएगा। तो 15 चौको 60 गुणा कर दिए, 15 गुणित 4, 15 चौको 60 और 60 गुणित 5 मतलब 6 पंचे 30 यानी कि 300 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः लाभ का प्रतिशत होगा 300 बटे लाभ कितना हुआ, उसको ब्याज कितना दे रहा है वो 300 रुपये वो ब्याज दे रहा है उसका, और बटे में क्या करिए, पैसा कितना था उसका 1500 रुपये, और उसको गुणा कर दिया क्या से, 100 से। तो इसका कट गया 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो अगर हम काट रहे हैं इसको 15 से काट रहे हैं 300 को, तो 20 से अगर हम 300 भागित 15 तो 20 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम प्रश्न क्रमांक 118 देख रहे हैं। शीला, अब 118 देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 118 देख रहे हैं। शीला एवं शिल्पा के पास, प्रश्न क्रमांक 18 देख रहे हैं, शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए, शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 अनुपात में है। शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 में थे। शीला के पास यदि 400 रुपए थे तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। शीला के पास यदि 400 रुपए थे तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। देखते हैं कितने सिक्के थे। इसका जो सही आंसर कह रहा है वो 48 दिख रहा है। शीला और शिल्पा के पास रुपयों का अनुपात है ना, शीला और शिल्पा के पास रुपए का अनुपात तो 5:3 है। ठीक है, 5:3 है। तो 5:3 है, तो लेकिन 5:3 में है तो फिर शीला के पास तो 5, शीला को 5 अनुपात भी बता रहा है और शीला के पास रुपए 400 ही बता रहा है। तो अगर 400 को हम तो बता रहा है, तो 400 भागित 5, 400 भागित 5, तो अगर 400 को हम भाग दे देते हैं 5 से, तो हमारा आ जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। तो हमको तो रेशियो पता चल गया कि भाई 5 रुपए के 80 रुपए के 5 ठो हैं, तो यानी कि 80 गुणित 5 तो 400 हो गए रुपए, 80 रुपए है। तो ठीक वही कर देना अनुपात। तो 3 हमको अनुपात बता ही दिया है, 3 गुणित 80 कर देना है, तो 240 हो गया। तो यही तो उत्तर हो गया। तो उसके पास कितने वो चीज़ थे, उसके पास कितने हो गए, 240 हो गए। तो हम इसको, अतः शिल्पा के पास 5 के सिक्कों की संख्या है, तो 5 से सिक्कों की संख्या देखेंगे तो 240 को हम 5 से भाग देंगे। 240 रुपये हो गया उसके पास, 240 रुपये हो गया, उसको भागित कर दिए, 5 के सिक्के पूछ रहे हैं ना, तो उसको भाग दे दिए 5 से, तो कितना हो गया, 48 हो गया। तो यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 119 क्या कहता है। 119,
अमूर्त गणित के प्रश्न क्रमांक 119 बोलता है कि अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। तो क्या है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो अमूर्त गणित जो हमारा प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर पर होता है। क्यों होता है देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की कल्पना शक्ति, सोचने की प्रक्रिया तथा तार्किकता का विकास बहुत मंद गति से होता है, अतः उन्हें अमूर्त गणित का अधिगम करा पाना संभव नहीं है, बल्कि अमूर्त गणित की शुरुआत की जा सकती है। अमूर्त गणित के अधिगम से तात्पर्य गणित की ऐसी तार्किक गणनाओं से है जिसकी गणना बच्चा प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाता है। इस प्रकार अमूर्त गणित के अधिगम का केवल प्रथम चरण ही प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है। अब गणित का जो लास्ट प्रश्न है वो 120 नंबर का प्रश्न है। वह है एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है और चौड़ाई लंबाई से कितना कम होगा? चौड़ाई लंबाई से कितना कम होगा? इसका जो उत्तर है वो है बी, यानी कि 15 मीटर होगा। देखिए क्यों होता है, माना चौड़ाई गुणित मीटर है ना, माना चौड़ाई गुणित मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमारा लंबाई कितना बता रहा है? क्षेत्रफल यानी कि लंबाई होता है, तो 700 बता रहा है, बराबर मीटर कितना बड़ा है? बराबर मीटर बता रहा है। मीटर कितना है? 35 गुणित एक्स, मतलब उसकी क्या पूछना है हमको? चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितनी कम है। ठीक है, तो एक्स कर ले लिए हम, तो 700/35 करती है। 700/35 बराबर 20 मीटर है ना। अब चौड़ाई लंबाई से कम है, यानी कि 35 - 20 बराबर 15 मीटर। यही इसका सही उत्तर होगा। अब आइए हम ये जो 5वां भाग है यानी कि अंतिम भाग पर्यावरण अध्ययन है, इसको देखते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है, तो उसका जो लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना। उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख वर्ष भर गर्मी। क्यों भाई, क्यों वर्ष भर गर्मी रहता है? इसको हम जानेंगे। क्योंकि मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण वर्ष भर गर्मी रहता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश का विस्तार विषुवत रेखा से 23 से ही 1/2 अंश उत्तरी और 23 से ही 1/2 दक्षिणी के बीच पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है। जहां पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा उच्च तापमान के कारण सदाबहारी वर्षा वन बायोम पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विकास अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन तथा इंडो मलेशियन क्षेत्र में हुआ है। भारत में इसका विस्तार पश्चिमी तट तथा असम में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 122 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसका जो सही उत्तर है 68.09। क्यों भाई, क्यों होती है? देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली वायु में अनेक गैसों निश्चित मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में पाए जाने वाली कुछ गैसों का प्रतिशत निम्नानुसार है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि क्या बोलता है कि नाइट्रोजन का जो हमारे वायुमंडल में कुल प्रतिशत पाया जाता है 78.09%, ऑक्सीजन का पाया जाता है 20.95%, आर्गन का पाया जाता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाता है 0.03%, नियान का पाया जाता है 0.001%, हीलियम का पाया जाता है 0.0005% और मेथेन का पाया जाता है 0.00017%। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 78.09%, ये हमको लिखना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों 123 प्रश्न क्रमांक, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। क्यों भाई क्यों ऐसा बोल रहा है? देखते हैं एक्सप्लेनेशन। विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना बच्चों में सामाजिक भावनाओं के विकास के लिए सबसे अच्छा प्रयास है, क्योंकि यह उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने, एक दूसरे के साथ सहयोग करने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों की भावनाओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। आप अधिकतर देखे होंगे कि स्कूल में एक बाल मेला का आयोजन किया जाता है, जहाँ तरह तरह की शिक्षागत गतिविधि और दैनिक दिनचर्या की गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 124 से दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है?
तो इसका जो ऑप्शन दिया है देखते हैं, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है सी है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। क्यों भाई, क्यों ऐसा बोल रहा है, देखते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है। पृथ्वी अपने अक्ष धुरी पर पश्चिम से पूर्व, है ना, पृथ्वी अपने अक्ष धुरी पर पश्चिम से पूर्व यानी कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। कितना लगाती है? दिन और रात होने पर प्रमुख कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है। पृथ्वी अपने अक्ष धुरी पर पश्चिम से पूर्व यानी कि उल्टा घूमता है, देखो, पश्चिम से पूर्व कितना, पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे, सुन लो फिर से, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से पृथ्वी का दिन रात होते हैं। ठीक है, अब नहीं भूलना चाहिए, ये ईवीएस का यानी पर्यावरण का प्रश्न है कि भाई दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, वो ऐसे घूमता है एक दिन में वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में ये पूरा चक्कर पूरा करती है। प्रश्न 125 देखेंगे, बच्चों के लिए प्रश्न 125 देखेंगे, प्रश्न 125 देखेंगे हम। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे देखते हैं भाई। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो देखिए, बच्चे को जब हम करना है तो उसको बहुत लंबा प्रोसेस में गुजारना है। हमको इसका जो नहीं के बोल रहा है नहीं करेंगे यानी कि गलत की ओर जाना है, तो इसका गलत होगा कि डी, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। ऐसा नहीं होता है ना, यही करने के लिए बोल रहा है लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए क्यों बोल रहा है भाई, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने और उनके अवधारणा ज्ञान को मजबूत करने के लिए उन्हें स्वयं खोजने और समझने का अवसर देना महत्वपूर्ण है। उन्हें सीधे सही उत्तर बताने से उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है और वे आत्मनिर्भर बनने में देरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर है प्रश्न 126, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या है भाई? सामाजिक बुराइयों का उदाहरण, तो इसका जो उत्तर है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये तीनों उपरोक्त तीनों है, सही है ना? क्यों भाई ऐसा है? सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज और बाल श्रम तीनों सही है, यानी कि ये तीनों सामाजिक बुराइयां हैं। क्यों है? बाल विवाह क्या कहता है कि लड़के और लड़कियों की शादी का कानूनी उम्र 21 और 18 साल है, यानी कि लड़के का उम्र 21 साल और लड़की का 18 साल है। यह अधिनियम 2006 में भारत में 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। तो बाल विवाह नहीं करना है क्योंकि यह सामाजिक बुराई है। बालक का जो लड़के का उम्र 21 साल होना चाहिए और लड़की का उम्र 18 साल होना चाहिए, और यह ऐसा अधिनियम 2006 में भारत में 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ या इस नियम को पारित किया गया। अब दहेज क्या है? दहेज प्रथा रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू किया गया। शादी में लड़के के परिवार को लड़की के परिवार द्वारा दिया जाने वाला पैसा या सामान जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का प्रतीक है। ये भी गलत है। आज जो हमारे समाज में ये रूढ़िवादी तकनीकें चल रही हैं कि दहेज लेना, बेटी का सौदा करना, इतना दहेज लेंगे, मेरा बेटा ये पढ़ा है, मेरा बेटा ये जॉब में है, तो ये भी एक सामाजिक बुराई है। तीसरा है बाल श्रम, बच्चों का काम करना जो अनेक स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए हानिकारक है। बाल श्रम निषेध और अधिनियम 30 जुलाई 2016 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए काम का प्रतिशोध है। तो ये सब सामाजिक बुराई है, लेकिन अधिकतर हमारे समाज में, हमारे जो हम जिस जगह रहते हैं वहाँ जो गरीबी उन्मूलन है या जरूरतों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में घर वाले माँ बाप या यूँ कहें बच्चे की ज़रूरत, घर वालों की ज़रूरत को देखते हुए बच्चे खुद से किसी होटल में, किसी ठेले में, किसी दुकान में
है ना। किसी के घर में ये जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं, तो उन सबको ध्यान देना चाहिए। कम से कम 14 साल तक से पहले उनको शिक्षा के लिए स्कूल भेजना चाहिए, है ना। अब इस क्योंकि 6 से 14 साल तो हमारा वो उसमें है ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कि आपको फ्री शिक्षा दिया जाना है, तो उस समय आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप काम करने के लिए पूरा उम्र पड़ा हुआ है। तो यही चीज़ें हैं सामाजिक बुराइयों का। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। देखिए विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है। तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वह क्या है, वह है रतौंधी। क्यों रतौंधी है, देखते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग है उनके स्रोत। तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जो रतौंधी संक्रमण का खतरा जीरोप्थेल्मिया कहलाता है, होता है। इसके जो स्रोत हैं, जो नेचुरल स्रोत हैं जिसमें हमको विटामिन ए प्राप्त होता है, वह हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, जो है दूध है, अंडा है, पनीर है, हरी साग सब्जी है इत्यादि है। ये तो पर्याप्त मात्रा में हमको मिल जाता है, तो इसको दबा के हमको खाना है। अब घर वालों को बताना है कि आप बनाइए। तो यही है विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल यानी कि रतौंधी रतौंधी रोग होता है, ठीक है। अब विटामिन बी है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, जिसका कमी से हमको हमारे शरीर को बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। और ये भी स्रोत है हमारे दैनिक जीवन में प्राप्त होने वाले। मूंगफली है जिसको हम बादाम बोलते हैं, सूखा मिर्च है, लाल मिर्च है जिसको हम तड़का देते हैं, फोरन देते हैं, है ना। यकृत अंडा है, अंडा हमको मिल ही जाता है। एवं सब्जियां हैं, सब्जियां तो हम उगाते ही हैं, ठीक है। इसी के साथ हम विटामिन सी। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, और इसके कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी है, मसूड़े का फूल जाना, यानी कि दांत से, मुंह से, होंठ से यानी कि दांत के संबंध में है। तो इसका जो स्रोत है वह नींबू है, संतरा है, नारंगी है, टमाटर है, खट्टे पदार्थ है, मिर्च है। ये तो हम लोग दबा के खाते हैं, तो इसको खाना चाहिए। इसलिए विटामिन सी होता है, नहीं खाने से, उसकी अनुपलब्धता से। फिर हम देखेंगे विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, बच्चों में ऑस्टियोमोले होता है। इसका जो स्रोत है मछली है, तेल है, यकृत तेल है, दूध है, अंडे हैं। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है ना, ठीक है। फिर है प्रश्न 128, देखते हैं हम। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। वनों की प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो वनों की कटाई है, शिकार है, निर्माण कार्य है। तो वनों की कटाई, शिकार एवं निर्माण कार्य प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। जैविक समुदायों में पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के समुदाय ऊर्जा, संसाधन और स्थान के लिए एक दूसरे से अंतःक्रियाएं करते रहते हैं, ठीक है। फिर है प्रश्न 129, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रश्न है 129, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे हैं। क्यों है हरे पौधे हैं, क्योंकि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करती हैं तथा वो सब श्वसन लेती हैं, तो हमें ऑक्सीजन, वो अपना ऑक्सीजन बाहर निकालती, मुक्त करती हैं, और उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं अपने अंदर, और हम लोग ऑक्सीजन को जला के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और उसको पौधे लेते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए वो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है, हरे पौधे ही हैं। पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए, तो बच्चों के अनुभवी स्कूल का वातावरण और उपयुक्त पाठ्यक्रम, ये तीनों होना चाहिए पर्यावरण पाठ्यक्रम में, है ना। इसलिए आंसर डी लिया है। क्यों होना चाहिए उसको देखेंगे कि पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होने के लिए उपयुक्त सभी विकल्प महत्वपूर्ण हैं। बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण और उपयुक्त पाठ्यक्रम सभी पर्यावरण शिक्षा के अभिन्न अंग हैं। यह शिक्षा न केवल ज्ञान और जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति सम्मान और संरक्षण की भी भावना को मजबूत करती है। अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न 131 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ये ऑप्शन देखते हैं कि भाई क्या कह रहा है, कैसी होनी चाहिए।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, ये उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है गतिविधि आधारित कक्षा। क्यों ऐसा गतिविधि आधारित कक्षा को भाई सही माना जा रहा है, तो देखें बताते हैं हम कि पर्यावरण अध्ययन एक गतिविधि आधारित विषय है। छात्रों को केवल पाठ्यपुस्तक से पढ़ाकर पर्यावरण के बारे में नहीं सिखा सकते, उन्हें प्रकृति का अनुभव करने और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होती है। पर्यावरण की कक्षा में गतिविधियों का होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गतिविधियां छात्रों को अधिक सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती है। गतिविधियां छात्रों को विभिन्न कौशल विकसित करने में मदद करती है। गतिविधियां छात्रों को पर्यावरण के बारे में अधिक जागरूकता बनाती है। ठीक है, इसलिए हमको गतिविधि कराना बहुत जितना हो सके बच्चों को गतिविधि कराइए, है ना, प्रैक्टिस कराइए, ले जाके साक्षात कराइए वहां पे। ठीक है, फिर है ऊर्जा का पिरामिड होता है। कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड? सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है? तो सभी में कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। किसी ऊर्जा का पिरामिड कैसे बोलते हैं? वो पारिस्थितिक तंत्र आप जानते ही होंगे। देखिए क्या बोलता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण तत्वों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है, उसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। यह ऊर्जा प्रायः एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। उल्लेखनीय है कि जीव संख्या का पिरामिड तथा जीवभार का पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, क्या बोलता है? किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण तत्वों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम का बोध कराता है, उसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। यह ऊर्जा प्रायः एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। उल्लेखनीय है कि जीव संख्या का पिरामिड तथा जीवभार का पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, लेकिन ध्यान ये होना चाहिए कि जीव संख्या का अगर पिरामिड पूछता है तो उसमें हम जीव संख्या तथा जीवभार का पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 133 की ओर बढ़ते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का जो भाग स्थानांतरित होता है वह सिर्फ 10% होता है। देखिए क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी होगा इसका सही, 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग ही रूपांतरित होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, ह्रास होता रहता है, यानी कि ऊर्जा जो है खपत होते रहता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम लिंगामेंट ने दिया था। तो अगर ये पूछा जाए कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण ऊर्जा का जो कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है, तो ये 10% होता है। इसलिए 10% का नियम के रूप में भी लिंगामेंट ने दे ही दिया था कि लो भैया, ये जो ऊर्जा आप खपत कर रहे हैं ये 10% के नियम के रूप में हम इसको स्थापित भी कर देते हैं। ठीक है, 10% के नियम से इसको स्थापित भी कर देते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न 134। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का जो सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन है। दिए गए विकल्प में प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो है वह सोयाबीन है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाए जाते हैं, जो लगभग 20% वसा होती है ना, जो लगभग 20% वसा होती है। प्रोटीन जो होते हैं अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, जिसकी रचना लगभग 20 एमिनो अम्ल से भिन्न भिन्न संयोग से होती है। ठीक है, तो प्रोटीन का क्या बोलते हैं? प्रोटीन दिए गए विकल्प में प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो होता है सोयाबीन है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन और लगभग 20% वसा होती है। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जिसकी रचना लगभग 20 एमिनो अम्ल के भिन्न भिन्न संयोगों से होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न 135। प्रश्न 135। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय में विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। तो ये तो सबको पता है कि भाई 72 मिनट होता है, 72 प्रति मिनट होता है। तो 1 मिनट में 72 बार लगभग स्वस्थ व्यक्ति है
तंदुरुस्त है, शारीरिक रूप से मस्त है, तो 72 बार उसका 1 मिनट में हृदय की जो गति होती है, धड़कन होती है, वो होता है। देखिए क्या बोलता है, ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। एक सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का हृदय विश्राम की अवस्था में औसतन, विश्राम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, उस अवस्था में औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। परंतु कड़ी मेहनत या व्यायाम के फलस्वरूप यह धड़कन बढ़कर 1 मिनट में बढ़कर क्या होता है, 180 बार तक हो सकता है। हृदय एक धड़कन में 180 बार तक हो सकता है। हृदय एक धड़कन में लगभग 70, हृदय एक धड़कन जो हमारा ऐसे नहीं काउंट करते हैं, ऐसे लब डब की आवाज होती है, एक धड़कन में लगभग 70 मिलीमीटर रुधिर पंप करता है। रुधिर यानी ब्लड को 70 मिलीमीटर रुधिर को पंप करता है, और रुधिर के इस आयतन को स्ट्रोक आयतन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न 136। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? तो इसका देखते हैं क्या क्या करता है, क्या क्या चुनाव करता है। पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा। पाठ्य वस्तु को बोलते हैं, पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा। पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा। ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है। क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधियों की खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने के लिए एक शिक्षक को ऐसी पाठ्य वस्तु का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। इससे विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण के प्रति जागरूकता और समझ विकसित करने में मदद मिलेगी, और वे खोजी दृष्टिकोण के साथ समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न 137। अब हम देखेंगे प्रश्न 137। बच्चों के सीखने के तरीकों का सबसे पहले अध्ययन करने वाली व्यक्ति थे। बच्चों के सीखने के तरीकों का या फिर तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, तो वह थे जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। इसका आंसर ए होगा। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे अधिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की थे। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि बच्चे कैसे सोचते हैं और दुनिया को कैसे समझते हैं। एल.एन. वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का विकास किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक बच्चों के सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न 138 की ओर आ गए हैं। धूम्रपान से होने वाले प्रमुख घटक हैं, तो तपेदिक क्षय ये तो नहीं है, बैक्टीरियल रोग है। फिर एक कैंसर, फेफड़ों का रोग स्वाभाविक है, जब हम धूम्रपान करते हैं धुआं हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स अपना इन्फेक्टेड होता है और वह कैंसर का रूप लेता है ना। माउथ कैंसर होता है ना धूम्रपान करने से। अल्सर होते हैं, अल्सर नहीं होता है, पेट के छाला नहीं होते हैं धूम्रपान से, अनिद्रा नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है वो बी। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख घटक फेफड़ों का कैंसर है, और यह दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। धूम्रपान या निष्क्रिय धुएं के संपर्क में आना अंशकाल श्वसन रोगों का एक प्रमुख कारण भी है। 129 है प्रश्न प्राकृतिक पर्यावरण। 129 प्रश्न प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं? तो इसके घटक लोग सभी बोल रहे हैं, सभी जीव हैं, भू आकृति कारक हैं, जलवायु कारक हैं, तो सभी हैं। तो आंसर इसका डी होगा कि सभी जीव भू आकृतिक कारक, सभी जीव भू आकृतिक कारक तथा जलवायु कारक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण के संघटकों को 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। पहला है भौतिक या जैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक, तीसरा है ऊर्जा संघटक। भौतिक संघटक के अंतर्गत स्थल, वायु, जल एवं उनके संघटकों को शामिल किया जाता है। जैविक घटक के अंतर्गत पादप संघटक,
जैविक घटकों के अंदर पादप संघटक, मनुष्य समेत जंतु संघटक तथा सूक्ष्म जीव घटक आते हैं। जैविक ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित करते हैं। प्रश्न 140 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात करने में आनंद आता है। इसमें बच्चों का आदमी कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति को कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलती है। इसका सही उत्तर यही है, डी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। जब बच्चे किसी विषय को अपने अनुभवों से जोड़ते हैं तो वे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और याद रख पाते हैं। यह उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने और आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुभवों को शामिल करने के लिए अन्य लाभ हैं। बच्चों की रुचि और प्रेरणा बढ़ाता है, समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने के कौशल को विकसित करता है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह परिवार से प्राप्त होता है। बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ परिवार से शुरू होता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक छात्र अपने पर्यावरण के आसपास के समाज के और मित्रों के साथ अंतःक्रिया करना शुरू कर देता है। एक बच्चे का समाजीकरण परिवार से शुरू होता है, जो प्राथमिक कारक के अधीन आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह शैशवावस्था से मृत्यु तक या गर्भ से समाधि तक वह निरंतर अपने माता पिता, मित्रों और पर्यावरण से ज्ञान प्राप्त करता रहता है। प्रश्न क्रमांक 142 है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो यकृत है, जो लीवर है। यकृत है, लीवर। कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक इम्यूनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यकृत तथा प्लीहा कोशिकाएं टूटी फूटी रुधिर कोशिकाओं को विखंडित कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती है। यकृत कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का वह विखंडन कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कोई मानी जाती है तो वह यकृत यानी कि लीवर ही है। 143 देखते हैं हम कि अर्थशास्त्र 143 प्रश्न 143 कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो उसका जो ऑप्शन है देखते हैं, पढ़ते हैं। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त अवधारणाओं को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके। तो उपरोक्त सभी ये सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है। क्यों? क्योंकि बाजार के रोल प्ले करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर तथा मूल्य जैसी अमूर्त अवधारणाओं को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके बच्चों में अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। इस तरीके का उपयोग करके शिक्षक अर्थशास्त्र को अधिक आकर्षण और प्रासंगिक बना सकते हैं और छात्रों को इस महत्वपूर्ण विषय की गहरी समझ विकसित करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 144 देखते हैं हम। प्रश्न 144 देखते हैं हम। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो अनुमान लगाने का कौशल, लेखन का कौशल, संप्रेषण कौशल या मापने का कौशल। तो इसका सही उत्तर है वो होगा संप्रेषण का कौशल। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर संप्रेषण कौशल का विकास होता है। संप्रेषण कौशल का विकास होता है। यह क्रियाएं बच्चों को निम्न तरीके में से मदद करती हैं: विचारों को व्यक्त करना, भाषा का विकास, प्रश्न पूछना, सक्रिय रूप से सुनना, अनुमान लगाने का कौशल, मापने का कौशल और रचनात्मकता का विकास भी इस क्रियाओं से ही हो सकता है। लेकिन संचार कौशल इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने से, मौसम दर्ज करने और उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर संप्रेषण कौशल का विकास तो होता ही। यह क्रियाएं बच्चों को निम्न तरीके से भी मदद करती है। वह है विचारों को व्यक्त करना। जब डेली लिखेगा तो विचार का भी व्यक्त करेगा। भाषा का विकास होगा, भाई क्या लिखूं, कैसे लिखूं, ये भी होगा। प्रश्न पूछना जैसे आएगा कि भाई ये हुआ तो कैसे हुआ।
है। मौसम बदला तो क्यों बदला, समय क्यों बढ़ रहा है। सक्रिय रूप से सुनना, अनुमान लगाने का कौशल भी बढ़ता है, मापने का कौशल और रचनात्मकता का विकास भी इन क्रियाओं से हो सकता है। लेकिन संचार कौशल इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है, तो इस विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है अगर कुछ, तो वह 1:30 है, यानी कि एक शिक्षक में 30 बच्चे का रेशियो होना चाहिए। देखिए क्या कहता है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक ऐसी अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो होता है 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही इसमें छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। 30 से ऊपर के छात्रों प्रवेश पर यह अनुपात 60:60 अनुपात, यानी कि 30 बच्चे हैं तो वहाँ एक शिक्षक होना चाहिए, तो 60 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक होना चाहिए, यह अनुपात दिया गया है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु ये भी आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति ये भी आते हैं, मकान सड़क भूज पूजा स्थान ये भी आता है, तो उपरोक्त सभी होगा। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इनकी रचना होती है। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबंध होते हैं। भौतिक तत्वों में स्थान, स्थलन, रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, मानव निवास क्षेत्र की परिवर्तनशील विशेषता, उसके सुअवसरों को निश्चित करते हैं। जैविक तत्व पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा मानव जीवमंडल की रचना करते हैं। सांस्कृतिक तत्व जो होते हैं आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक होते हैं। मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। अतः स्पष्ट है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल इत्यादि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब पूछता है कि शारदा एक्ट निम्न में से किससे संबंधित है। शारदा एक्ट, देखो ये नया चीज सुनने को मिल रहा है कि शारदा एक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो शारदा एक्ट है वो बाल विवाह संबंधित है। देखिए क्या कहता है, क्यों लागू हुआ, कैसे हुआ। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। लॉर्ड इरविन ने, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। लॉर्ड इरविन के समय शारदा एक्ट बाल विवाह संबंधित है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। लॉर्ड इरविन के समय शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम को पारित करने का विशेष प्रयत्न अजमेर निवासी डॉक्टर हरिविलास शारदा ने किया। तो शारदा एक्ट जो था कि लड़कियों का उम्र 14 वर्ष तथा लड़के की उम्र 18 वर्ष करने के लिए यह एक्ट 1929 ईस्वी में पारित किया गया था, है ना। और ये इसका जो विशेष प्रयत्न था जो जोर दिया वो अजमेर निवासी डॉक्टर हरिविलास शारदा ने किया, इसलिए उनके नाम से ही ये शारदा एक्ट को लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है। हमने तो जाना कि नाइट्रोजन हमारे जो इस स्थल में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाना 78.09% पाया जाता है। लेकिन अब ये देखना है कि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता कौन है। निरीहली शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नीलीहरी शैवाल है। ठीक है, तो देखिए क्यों नीलीहरी शैवाल नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं कि वायुमंडल नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लगभग 78% स्रोत है। सामान्य पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते। सामान्यतः पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता केवल कुछ ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं व हरे नीले शैवालों में होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने जीव द्रव्य में कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु निम्नलिखित हैं। तो वह क्या क्या हैं, आइए हम जानते हैं। क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम,
रोडोस्पाइरिलम, क्लोरोबेरियम। ठीक है, ये हो गए। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीले हरे शैवाल निम्नलिखित हैं। अब देखिए नीले हरे शैवाल कौन कौन से हैं। कुछ जीवाणु तो हमने बता दिया, अब नीले हरे शैवाल में से कौन कौन से लोग हैं। नोस्टोक, एनाबीना, आलोस्टीरा, कैलोथ्रिक्स और रिउलेरिया, यही है नीले हरे शैवाल जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फिर 149 नंबर का प्रश्न, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो अनुभव की तो होती ही होगी, अवधारणा का बनना भी होगा, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन भी है और उपयोग सभी है। तो इसका सही उत्तर उपयोग सभी है। तो आइए देखते हैं कि ज्ञान निर्माण में अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन तीनों की आवश्यकता होती है। अनुभव का किस लिए होती है, यह हमें वास्तविक दुनिया की समझ प्रदान करता है और ज्ञान के निर्माण में मदद करता है। अवधारणा का बनना है, यह हमें नए विचारों और सिद्धांतों को समझने और विकसित करने में सहायता करता है। तीसरा है अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, यह ज्ञान की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। तीनों संयोजन किए ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण बनाता है। प्रश्न 150 है और ये जो इसका अंतिम प्रश्न है कि छात्रों के लिए सीखने के लिए प्रमुख संसाधन है, तो क्या क्या है, छात्र कहाँ कहाँ से सीख सकता है। छात्र जो है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, सही बात है, विभिन्न क्रिया अलग अलग क्रिया से सामग्री का संकलन कर लेगा। ग्रंथालय जो लाइब्रेरी है, जहाँ ग्रंथालय किताब जहाँ होता है, जहाँ पढ़ने का जगह होता है वहाँ। सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण में भी होता है, वे सर्वे के लिए गए, किसी का भ्रमण करा दिए या कोई प्रोजेक्ट दे दिए कि जाइए भाई यहाँ देखिए कि गतिविधि क्या हो रहा है, कैसे कैसे कारखाना चलते हैं या कैसे आसपास की क्रियाएं हो रही हैं, इसकी भी। फिर है ये तीनों हैं। तो जैसे छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन निम्न है, क्या है, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, यह छात्रों को विभिन्न स्रोतों और विषयों को गहन समझ विकसित करने में मदद करता है। ग्रंथालय पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य संसाधनों का एक भंडार है जो छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में जानने में मदद करता है। सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण है, यह छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने, डाटा इकट्ठा करने और विश्लेषण करने, महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने और समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। अतः विकल्प डी सही होगा। इसी के साथ हमारा जो वर्ग 3 का जो प्रश्न क्रमांक था टेट का, वो हमारा समाप्त होता है। अब हम इसी में जोड़ देते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट 2012 वर्ग 2 का है, व्याख्या सहित। कल हम शिफ्ट इवनिंग सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न। प्रथम भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पढ़ते हैं कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। नहीं है यानी कि गलत की ओर जाना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 4, मौलिकता है, अनुशासन है, धारा प्रवाह है और लचीलापन है। तो इसका जो सही उत्तर है, सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व नहीं है तो अनुशासन। अनुशासन क्यों है, क्योंकि सृजनशीलता के प्रमुख तत्व में शामिल है। क्योंकि मौलिकता यह स्वतंत्र एवं व्यक्तिगत तरीके से सोचने या खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। धारा प्रवाहिता यह विचारों को आसान से और प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। लचीलापन है, लचीलापन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और जीवन की कठिन घटनाओं से उबरने की क्षमता होती है। इस प्रकार अनुशासन सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। और 4 अवस्थाएं इसलिए हैं क्योंकि जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी है। तो संवेदीगामक अवस्था जो होता है बच्चा जिसमें सेंसरी मोटर में रहता है ना, संवेदीगामक जिसमें कून करता है, तो 0 से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। और मूत्र संक्रियात्मक अवस्था होता है 7 से 11 वर्ष का होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है 11 वर्ष अधिक होता है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है।
तो यह कथन जो है वो स्वामी विवेकानंद जी का है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। उन्होंने शिक्षा को मनुष्य में छिपी हुई क्षमताओं को पूर्णतः विकसित करने का साधन माना था। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, आत्म साक्षात्कार और मानवता की सेवा करना भी है। प्रश्न क्रमांक 4 देखें हम। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो वह थे थॉर्नडाइक हैं, है ना। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक E.L. थॉर्नडाइक हैं। एक पिंजरे में कैद भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक के प्रयोग के बाद प्रयास त्रुटि का सिद्धांत तैयार किया गया था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। साथ ही पावलोव जो है वो शास्त्रीय अनुकूलन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। पावलोव जो है शास्त्रीय अनुकूलन के सिद्धांत के लिए जानते हैं, और स्किनर जो है क्रिया प्रसूता के अनुकूलन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। विग एवं हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन 4 दिए हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था किस लिए सही होगा कि किस लिए सही होगा कि बिग व हंट के अनुसार परिवर्तन शब्द किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। किशोरावस्था 11 से 19 वर्ष की आयु के बीच जीवन का एक चरण है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। इसलिए परिवर्तन शब्द किशोरावस्था की गतिशीलता और बहुआयामी प्रकृति को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। किशोरावस्था में ही परिवर्तन होता है। विग एवं हंट के अनुसार है। विग एवं हंट ने किशोरावस्था को परिवर्तन या तनाव व उत्सर्जन का काल बताया भी है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि से अधिक, या सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। जिसको हम लोग सही ऑप्शन होगा इसका सी, यानी कि सामान्य बुद्धि। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि मापन के लिए पहला परीक्षण बिने और साइमन द्वारा किया गया था, है ना। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि मापन के लिए पहला परीक्षण बिने और साइमन द्वारा 1905 में विकसित किया गया था। जबकि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि के कुछ सूत्र दिए हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, है ना। तो बुद्धि लब्धि का जो तालिका है वो है वर्गीकरण और बुद्धि लब्धि सीमा। तो श्रेष्ठ बुद्धि जिसको हम लोग बोलते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि जिसको बोलते हैं 125 से 135 होता है उसकी लेवल, और औसत से ऊपर होता है जिसको हम लोग 115 से 125 बोलते हैं, और सामान्य बुद्धि जो होता है 90 से 115, जो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है कि 105, तो वो सामान्य बुद्धि में आएगा। मंद बुद्धि जो है वो 70 से 90 का होता है। इस प्रकार एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे सामान्य बुद्धि में वर्गीकृत किया गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग खालिस्तान विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो 4 ऑप्शन दिया है, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, काम। तो लॉरेंस कोहलबर्ग थे वो नैतिक विकास के रूप में जाने जाते हैं। नैतिक विकास के लिए इसलिए जाने जाते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें नैतिक विकास के सिद्धांत के क्षेत्र में शोध के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यक्तित्व या एक नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया, है ना। नैतिक विकास एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया जिसमें स्तर तो 3 थे और चरण, उसमें अवस्थाएं 6 अवस्था थे, और प्रत्येक चरण के 2-2 अवस्थाएं थे, और इनको 3 अवस्था यानी कि 3 चरण, प्रत्येक चरण के 2 अवस्थाएं थे। तो कुल 3 चरण के 6 अवस्था में वर्गीकृत किया था, जिसमें बच्चे की सोच, बच्चे जैसा देखता है वैसा करता है, जैसा सोचता है वैसा करता है, मतलब बच्चे को किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उन्हें कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या वस्तु का प्रदर्शन। तो यह इसका जो है वो सम्मिलन है। सम्मिलन का अर्थ है किसी वस्तु को किसी समूह में शामिल करना। सम्मिलन का अर्थ है किसी वस्तु को किसी समूह में शामिल करना। एक उदाहरण में बच्ची पहले से ही चिड़िया जैसी चीज़ों से परिचित थी। एक उदाहरण में बच्ची पहले ही चिड़िया जैसी चीज़ों से परिचित थी, लेकिन उसने पहले कभी पतंग नहीं देखी थी, इसलिए यह सम्मिश्रण का मिलन है। जब कोई नई वस्तु या अवधारणा को किसी पहले से ज्ञात वस्तु या अवधारणा से जोड़ा जाता है तो उसे सम्मिलन कहते हैं। बच्ची ने पतंग को चिड़िया के साथ जोड़ा क्योंकि दोनों उड़ते हैं। अब बच्ची ने पहले चिड़िया को देखा, किसी ने बताया उसको, दादा दादी ने, कि देखो बेटा ये चिड़िया है, ये आसमान में उड़ता है, ये आसमान में उड़ता है, ये चिड़िया है। तो बच्ची को ये पता था कि ऊपर में उड़ने वाली सारी चीज़ें चिड़िया होती है। ठीक उसी तरह जब मकर संक्रांति के मौसम में जब पतंग उड़ाया जा रहा था तो बच्ची ने उसे पापा बोलते, देखो पापा पापा वो देखो
चिड़िया उड़ रही है, तो उसके पापा ने उसको बताया कि बेटा ये चिड़िया नहीं है, पतंग है, क्योंकि ये भी हवा में आसमान में उड़ सकता है ना। तो ये जो समायोजन का जो संख्या है यही है, यही बता रहा है बच्चे को कि ये क्या है, सम्मिलन है, यानी कि एक दूसरे को जोड़ रहा है। क्योंकि बच्चे को बचपन में जो बताए रहेंगे वो अपने दिमाग पर रख लेता है, और उसी के जैसे दिखने वाले, उसी के जैसे उड़ने वाले को वो उसी के साथ रिलेट करता है, जोड़ता है। फिर हम देखेंगे क्या, हाँ फिर देखते हैं हम समाज क्या बोलता है, समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। तो 4 ऑप्शन है, स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार या संगठनात्मक वर्गीकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये स्व अधिगम मॉडल। स्व अधिगम मॉडल सीमित रूप से समाजार्थिक मुद्दे से जूझ रहे उन बच्चों की सहायता कर सकता है जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, जबकि स्व अधिगम मॉडल बच्चों को अपनी गति से सीखने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूल करने की अनुमति देता है। यह सामाजिक और भावात्मक सहायता प्रदान करने में सीमित है, जो बच्चों को सफल होने के लिए आवश्यक हो सकती है ना। यही है इसका एक्सप्लेनेशन। प्रश्न 10 है, एक कक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के। तो प्रॉपर्टी सभी हो सकते हैं। एक कक्षा में छात्रों के बीच कई तरह की व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं पहला रुचियां भी है, सीखने की शैली भी है, चरित्र भी है और पृष्ठभूमि आदि। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक छात्र अद्वितीय है और उसकी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे प्रत्येक छात्र की गतिविधि आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों को अनुकूल कर सकते हैं। अब एक शिक्षक है, क्योंकि एक अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग जगह के लोग एक शिक्षक में एक कक्षा में, एक कक्ष में आते हैं शिक्षा लेने के लिए। तो शिक्षक को ये ध्यान होना चाहिए कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई कमजोर है, कोई पिछड़े क्षेत्र है, कोई भाषा का संबंध ठीक नहीं है। तो अगर शिक्षक जब आ रहा है कक्षा में पढ़ाने, तो TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, उस बच्चे को सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी बच्चों के सभी श्रेणी के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसको कक्षा में शिक्षा देना उचित होगा। और यहाँ पे ये नहीं है कि वो नहीं जानते उसको डराना धमकाना, बल्कि उसको बशर्ते ये समझाना, उसको दया दुलार करके कि बताना कि देखो बच्चा आप नहीं जानते हो, ऐसा उसको नहीं कहना है, लेकिन उसको प्रोत्साहित करना है कि हाँ आप जानते हो, उसको करने के लिए प्रोत्साहित करना है, समूह में बांट देना है, इन सब चीज़ों को लिए करने के लिए कह रहा है। इसी के साथ हम इस पार्ट 2 से हम विदा लेते हैं, और अगला हमारा जो रहेगा तीसरा पार्ट जब रहेगा तो हम शिक्षक वर्ग जो है सेकंड शिफ्ट का 2012 का हम 11 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। बने रहने के लिए धन्यवाद।